में बाड़मेर के धोरी मन्ना से बड़ी खबर की, जहां जन आक्रोश रैली के बाद पूर्व मंत्री हेमाराम का धरना खत्म हो गया है। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा धरना स्थगित किया है। 11वें दिन से धरने पर बैठे थे। 79 साल के हेमाराम चौधरी गुलाम मनानी को बालोतरा में शामिल करने का यहां पर विरोध किया जा रहा था और 11 दिन से धरने पर बैठे थे, लेकिन इन्होंने अब धरना खत्म कर दिया है। पूर्व मंत्री हेमाराम का धरना खत्म हुआ है। आज उसी को लेकर बड़ी रैली भी निकाली गई थी और जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट, बड़े दिग्गज नेता आज इस रैली में शामिल भी हुए। और वहीं 11 दिन से चल रहा बाड़मेर के धोरी मन्ना में जो धरना था वो फिलहाल खत्म हो गया है। जन आक्रोश रैली के बाद पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने धरना खत्म कर दिया है। धरना 11 दिन से ये धरना चल रहा था। रैली आप नहीं देखी है, कैसी रैली थी कैसी नहीं थी, मेरे कहने से नहीं, आप खुद ने देखी। मेरे ख्याल से ऐसी रैली आज दिन तक धोरी मन्ना गुड़ामाला ने क्या रैली नहीं हुई। यहाँ पांव रखने को जगह नहीं बची और इससे 3 गुना लोग आते। सरकार ने इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया, जिस दिन से धरना हुआ तब से लेकर के आज दिन लोगों में इतना डर पैदा किया। लोग सब तो ऐसे है नहीं जो उसमें कोई बात से डरे नहीं। सरकार से काम हर आदमी का पड़ता है, तो डरने की वजह से कुछ लोग रुक गए। फिर इन्होंने गाड़ियां वालों को भी डराया कि आप गाड़ियां लेकर के जाओगे तो आपकी गाड़ी के चालान करें, तो गाड़ियां वाला भी पीछे हट गए। एक और बड़ी खबर, एसीबी जालोर इकाई की बागरा तहसील में कार्रवाई हुई है। पटवारी पूरणमल को 18,000 घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। कृषि भूखंड के म्यूटेशन के एवज में 20,000 रुपए मांगे गए थे। पटवारी 18,000 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटवारी की रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए एसीबी ने कार्रवाई करते हुए इसको ट्रैप कर लिया है। कृषि भूखंड के म्यूटेशन के लिए 18,000 रुपए मांगे थे और 18,000 रुपए लेते हुए पटवारी अब ट्रैप हो गया है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई जालोर में। और चलिए अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का क्रोध और चुनाव आयोग से विरोध दोनों जारी है। अब एक बार फिर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। पिछले 47 दिनों में 5वां मौका है जब एसआईआर को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग का आमना सामना हो रहा है। इस मुलाकात में टीएमसी चुनाव आयोग से 3 आरोपों के बारे में शिकायत करेगी। टीएमसी का पहला आरोप, बड़ी संख्या में जिंदा मतदाताओं को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया जा रहा है। टीएमसी का दूसरा आरोप, राज्य में माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती पर पार्टी ने सवाल खड़े किए। टीएमसी का तीसरा आरोप, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 मिल रहे हैं जो वोटर डिलीशन से जुड़े होते हैं। इस मुलाकात से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल में एसआईआर के काम में केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। আমি জীবনে দেখিনি, এমনকি আমার কাছে একটা খবর এসেছে কদিন আগে আপনাদের সাংবাদিকদের আর্মি অফিস থেকে কাউকে কাউকে ইনভাইট করা হয়েছিল জাস্ট টু টক। আমি এর মধ্যে কোনো ভুল দেখি না, আমি ওদের সম্মান করি, আমি সব ফোর্সকেই, কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট করব, আমার কাছে খবর আছে ফোর্ট ইলিয়ামে একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছেন। প্লিজ আপনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এটা করতে যাবেন না। ममता के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लगातार देश के सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है। किस जगह पे एक सेंट्रल एजेंसी का रेड चल रहा है उससे फाइल छीन सकते हैं, वो भी कोर्ट स्कैम का हवाला का।
अपने पार्टी का जो अपराधी तकते हैं उसको बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री इसी स्तर पर गिर सकती है, तो उस मुख्यमंत्री के लिए सेना के बारे में वो ऐसे बोले, ये नया क्या? इसका पहले भी वो सेना के बारे में ऐसा आप सब बोले हैं। ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी किसी और को, केंद्रीय सरकार को वो दोषी ठहरा रही है। बीएसएफ का काम है जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है उसका सुरक्षा देना। लेकिन ममता बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का सुरक्षा देने के लिए वो जमीन नहीं देती है, ये एक बार के लिए नहीं कहा। माननीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले जब बंगाल आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखा है 7 बार। उनके तरफ से, उनके दफ्तर से जो सेक्रेटरी साहब है वो आए थे 4 बार, बैठक करके गए हैं जमीन मांगने के लिए। ममता बनर्जी ये नहीं बोलती है। बार बार एसआईओ को लेके इतना डर क्यों है? बार बार इतना सारा उसके पास अभी बीजेपी ऑफिस चला रहा है, कभी शुभेंदु अधिकारी कर रहा है, कभी अमित शाह जी का ऊपर आक्रमण चल रहा है, अभी फोर्ट विलियम में चला गया आर्मी के ऊपर। मतलब किसी का सम्मान नहीं है। एसआईआर ऐसा पूरा देश में चल रहा है, कोई जगह में कोई नहीं बोल रहा है, तो मुख्यमंत्री को इतना क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि उसका डर है। इस टाइम में एसआईआर में जो लोग 58 लोगों का नाम बाद गया है, क्योंकि 40 लाख का तो आसपास में हम लोग का डिफरेंस था, वो तो हम लोग कवर हो गया, 58 लाख हो गया, तो जीतने का भी कुछ रास्ता है ही नहीं, इसलिए ये सब बोल रहा है। बंगाल में एसआईआर के ऐलान के पहले से ही ममता बनर्जी सरकार उसके विरोध में है और एसआईआर को लेकर केंद्र और बीजेपी पर आए दिन तरह तरह के आरोप लगाती रहती है। और चलिए अब बात चीन की होगी, जिसके मुद्दे पर कांग्रेस में दो फाड़ हो गया है और कांग्रेस के दो बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंधन की एक मुलाकात अब सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए सवाल नहीं बन रही, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही सियासी खींचतान की वजह बन गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के दो अहम विभाग आमने सामने आ गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग और विदेश विभाग के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी विभाग के प्रमुख और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की शिकायत सीधे पार्टी आला कमान से की है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष हैं और उनकी नाराजगी की वजह है पवन खेड़ा द्वारा चीनी प्रतिनिधिमंडल के बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर सार्वजनिक सवाल खड़े करना। सलमान खुर्शीद का मानना है कि ये परंपरा रही है, चीनी डेलीगेशन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से मिलता ही है। इस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं, बल्कि चीन की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की चीनी डेलीगेशन को लेकर आधिकारिक लाइन है क्या? यह टकराव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत आए चीनी प्रतिमंडल से कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने भी मुलाकात की थी। ऐसे में पार्टी के भीतर अलग अलग संदेश जाने लगे। पवन खेड़ा ने बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बंद कमरे में हुई बैठक पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या इस मुलाकात में सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बातचीत हुई या नहीं। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक सलमान खुर्शीद का मानना है कि राजनीतिक दलों के बीच ऐसी मुलाकातें गुडविल जेस्चर होती हैं और कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं। उनका तर्क है कि चीनी प्रतिनिधि मंडल को सार्वजनिक रूप से कटघरे में खड़ा करना विदेश नीति के नजरिए से ठीक नहीं। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के दोहरे रवैये का आरोप लगाया। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम दावा चीन ने कर दिया, इसका भी जवाब दीजिए। लेकिन इस आक्रामक रुख को लेकर कांग्रेस के विदेश विभाग ने आपत्ति जताई और यहीं से पार्टी के भीतर मतभेद गहराते चले गए।
दरअसल चीन का डेलीगेशन सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचा था, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद मंगलवार को यही डेलीगेशन कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद से भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि चीनी डेलीगेशन के साथ मुलाकात का मकसद दोनों देशों की पार्टियों के बीच मजबूत संबंध कायम करना था। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत बढ़ाने पर सहमति बनी थी। बीजेपी इस पृष्ठभूमि में इस बैठक को सामान्य राजनीतिक संवाद बता रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और चीनी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात ने कांग्रेस के भीतर विदेश नीति और राजनीतिक रणनीति को लेकर गहरी अहमियत उजागर कर दी। एक तरफ आक्रामक सवाल उठाने की सोच है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने का नजरिया। बड़ा सवाल यही है कि चीन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस की आधिकारिक आवाज आखिर किसकी मानी जाएगी।